नमस्कार सभी को। मैं कुसुमलता, गणित अध्यापिका GHS शाहपुर तगा गन्नौर। आज हम कक्षा 7वीं के चैप्टर 5 रेखाएं एवं कोण के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले रेखा। रेखा क्या होता है? रेखा जिसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, अर्थात जैसे हमने ये एक रेखा खींची है, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, अर्थात इसके कोई निश्चित बिंदु नहीं होते। दूसरा आता है रेखाखंड। रेखाखंड भी एक प्रकार की रेखा ही होती है, लेकिन इसके दो निश्चित बिंदु होते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर हमने इसको खत्म कर दिया, तो जैसे मान लो इसका हमने A नाम दे दिया और इसको हमने B नाम दे दिया, तो ये हमारा हो गया जैसे A प्रारंभिक बिंदु और B अंतिम बिंदु। तो रेखाखंड क्या हुआ? जिसके दो निश्चित बिंदु होते हैं, जैसे ये AB एक रेखाखंड है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोण। सबसे पहले हम, जैसे हमने छठी में भी पढ़े हैं, सिंपल से कोणों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपका आता है न्यून कोण। न्यून कोण आता है। न्यून कोण देखो, सबसे पहले हमारे पास है समकोण, और जो समकोण से कम होता है, अर्थात 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, और 90 डिग्री से कम जो कोण होता है उसको कहते हैं हम न्यून कोण। इसको इस तरह से, ये जैसे, यानी 90 से कम 40, 50, 60, 80 जो भी कोण होते हैं वो 90 से कम, उसको हम कहते हैं न्यून कोण। दूसरा है अधिक कोण। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक। ये किस प्रकार का? इस तरह से। इस कोण को हम कहते हैं अधिक कोण। तीसरा आता हमारा, ये इसको हम पहले नंबर पे भी ले सकते हैं क्योंकि हम इसके बारे में पहले बता चुके हैं, समकोण। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ये ऐसे बिल्कुल सीधा होता है 90 डिग्री का कोण। उसके बाद आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का कोण। इसको हम सरल कोण भी कह सकते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा होती है, इस तरह से बिल्कुल सीधी, ये ऋजु कोण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा एक और है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण में क्या आता है? ये कोण जो है 180 डिग्री से तो अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है। ये हमारा देखो, ये 180 का हो गया, ये इस तरह से भी बन सकता है, यानी ये इस तरह से, इसकी सिर्फ इस तरह से हो सकती है, यानी ये इधर वाला, ये तो न्यून कोण बन गया, ये इधर वाला, ये हमारा प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, यानी अगर हम इसको पूरा मिला देंगे तो ये कितने का हो जाएगा? 360 डिग्री का। अब छठे नंबर पर एक और है, अभी अभी बताया, जैसे मैंने 360 डिग्री का, उसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यानी 360 डिग्री का। जैसे अब हम इसको पूरा मिला देंगे, ऐसे पूरा,
ये हो जाएगा 360 डिग्री का। इसको हम बोलेंगे समकोण कोण। तो ये तो थे हमारे सारे कोण। अब हम कोणों के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अब हम कुछ और कोणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अब पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? यहाँ पर पूरक कोण दो कोणों से मिलकर बनता है। जैसे मान लो हमारे पास दो कोण हैं, एक 40 डिग्री का, एक 50 डिग्री का। तो जब हम इन दोनों कोणों का योग करेंगे, अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे 40 + 50 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री यानी इन दो कोणों का योग 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पर पूरक कोण बन जाएगा। अर्थात जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। नेक्स्ट है संपूरक कोण। संपूरक कोण भी पूरक कोण की तरह है। जैसे मान लो एक कोण हमारे पास है 80 डिग्री का और दूसरा कोण हमारे पास है 100 डिग्री का। तो जब हम इनको जोड़ेंगे, अर्थात इनका योग करेंगे, तो 80 + 100 ये आ गया 180 डिग्री। अर्थात जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वहां पर संपूरक कोण होता है। नंबर 3 है आसन कोण। आसन कोण क्या होता है? आसन कोण में हम दो चीजें मुख्य देखते हैं। एक उभयनिष्ठ बिंदु या शीर्ष, दूसरा उभयनिष्ठ भुजा। जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से ये कोण है, ये हम वो नाम लिख देते हैं ABC। इस तरह से। तो जैसे हमारे पास इसमें दो कोण बन गए, एक का नाम लेंगे हम AOB, दूसरे का लेंगे BOC। दो कोण है। अब हम इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले उभयनिष्ठ बिंदु यानी उभयनिष्ठ शीर्ष। शीर्ष कौन सा होता है? देखो इस तरह से, जैसे ये यहाँ से A बिंदु से ये यहाँ पर ऊपर, और B से भी यहाँ पर ऊपर, और C से भी यहाँ पर ऊपर मिले। तो ये O जो है इसको कहेंगे हम शीर्ष। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब साझा, एक यानी जिसमें, जैसे A से भी ऊपर आ रहे हैं, C से भी और B से भी। तो जैसे AOB, BOC, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोण। ये कोण का निशान है, कोण AOB व कोण BOC, BOC। तो दोनों में जो O है ये शीर्ष बिंदु है, अर्थात ये दोनों में साझा है। तो जैसे कोण AOB ये वाला कोण और कोण BOC ये वाला कोण, ये जो दोनों हैं ये क्या होंगे? आसन कोण। इनको क्या कहेंगे हम? आसन कोण। दूसरा और क्या चीज देखेंगे हम इसमें? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में मिलती है, साझी। जैसे हमारे पास OB रेखा है, OB रेखा, जैसे हम बोलेंगे AOB, इसमें भी OB रेखा आ रही है, और BOC इसमें भी OB रेखा आ रही है। तो ये होगी उभयनिष्ठ भुजा। ये बोलेंगे हम इसको भुजा रेखा था। अर्थात जो OB रेखा है ये इन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ है। तो ये तो हो गया बिंदु यानी शीर्ष, और ये होगी भुजा। तो कोण AOB और कोण BOC दोनों क्या कहलाएंगे? आसन कोण। नेक्स्ट हमारा एक दौर है एक आता है ऊर्ध्वाधर समूह कोण। ऊर्ध्वाधर समूह कोण।
करके हम इनको शीर्षाभूमिक कोण भी बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे हमारे पास दो रेखाएं हैं और ये आपस में इस तरह से मिलती है या प्रतिच्छेदित होती हैं। अब यहाँ पर एक चीज और बताई गई है, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, जब दो रेखाएं आपस में इस तरह से एक दूसरे को काटती हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं से ही हमारे पास जो अभी हम करेंगे ऊर्ध्वाधर समूह कोण, इस तरह से। तो अब इसमें कितने कोण बन गए, 4, 1 2 3 4। तो ऊर्ध्वाधर समूह कोण कौन कौन से हुए, जैसे एक के बिल्कुल सम्मुख सामने आमने सामने कौन सा कोण है, कोण 3। तो 1 और 3 क्या हो गए, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। पहले कोण 1 व कोण 3। दूसरा पेयर क्या बना यहाँ पर, कोण 2 व कोण 4। ये क्या हो गए, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एक और रैखिक युग्म। ये भी कोणों से ही संबंधित है। जिस तरह से मान लो हमारे पास एक रेखा पर दो कोण बने हैं, इस तरह से। यहां पर जैसे हमारे पास एक कोण ये है और एक कोण ये, हमारे पास 3 कोण बन गए। 3 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, इस तरह से। ये 2 हो गए। तो रैखिक युग्म क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक कोणों का योग 180 डिग्री हो, जैसे एक ही शीर्ष पे 2 कोण बन रहे हैं, 3 कोण बन रहे हैं, तो या 4 कोण बन रहे हैं, तो उन सब का योग 180 डिग्री हो, उसको हम रैखिक युग्म बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास 120 डिग्री का कोण है, तो 180 का पूरा बनाने के लिए ये कोण कितने का बचेगा, 60 डिग्री का। तो 120 और 60 कितने का बन गया, 180 डिग्री का। तो इन दोनों को यानी इसको क्या कहेंगे हम, रैखिक युग्म। इसी तरह से इसमें जैसे मान लो ये कोण 30 डिग्री का और ये कोण भी मान लो 30 डिग्री का, 60 डिग्री का बन गया। अब ये बीच का कितना बच गया, 120 डिग्री। तो इन तीनों कोणों का योग भी कितना हो गया, 180 डिग्री। तो जब 2 या 2 से अधिक कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो उसको क्या कहेंगे हमें, रैखिक युग्म। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुज 3 भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब त्रिभुजों की सर्वांग समता। सबसे पहले अब इसमें नियम है, सबसे पहले नियम है एस एस एस, इसको बोलेंगे एस एस सर्वांग समता नियम। एस एस सर्वांग समता नियम क्या है, एस का मतलब साइड यानी भुजा भुजा भुजा। इसमें जैसे मान लो हमारे पास 2 त्रिभुज है, एक का नाम है ABC और दूसरा है PQR। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इसकी संगत भुजाएं। अब संगत भुजाएं कौन सी होगी, संगत भुजाएं बराबर। संगत भुजा से त्रिभुज ABC की भुजा AB, त्रिभुज PQR की भुजा PQ, और फिर ABC की भुजा AC और इसकी भुजा PR, और फिर BC की जो संगत भुजा ये होगी QR। यानी AB की संगत PQ, AC की संगत PR और BC की संगत QR। यानी
जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो वहां पर एस एस सर्वांग समता नियम होता है। इसके अनुसार ये दोनों त्रिभुज बराबर होंगी। तो एस एस सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। इसको लिखेंगे कैसे? त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का निशान है। ऐसे नीचे दो समांतर रेखाएं और ऊपर ये ऐसे एस, त्रिभुज पी क्यू आर। तो एस एस सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। दूसरा आता है हमारा एस ए एस सर्वांग समता नियम। अब एस ए एस में क्या आता है? मान लो हमारे पास इसी तरह से दो त्रिभुज हैं, एक ए बी सी और दूसरी पी क्यू आर। अब इसमें क्या देखेंगे हम कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में दो भुजाएं यानी दो संगत भुजाएं और एक संगत कोण, ये तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लो ए बी, इस तरह से हम कर रहे हैं, इसमें भी जैसे ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। जैसे ए बी भुजा इसकी संगत कौन सी है? पी क्यू, यानी ए बी किसके बराबर होगी? पी क्यू की। दूसरी ए सी ले लो, ए सी किसके बराबर होगी? पी आर की। अब ए का मतलब एंगल, यानी मान लो जैसे कोण बी है हमारे पास, ये किसके बराबर? क्यू के बराबर। कोण बी का संगत कोण कौन सा हो गया? क्यू। तो अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में दो भुजा यानी ए बी बराबर है पी क्यू के, ए सी बराबर है पी आर के और कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो एस ए एस सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। तीसरा ए एस ए सर्वांग समता नियम। ए एस ए सर्वांग समता में क्या है? जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, यानी इसमें दो ए है और एक एस, यानी दो एंगल और एक साइड, अर्थात दो कोण और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तो इसी तरह से इसमें मान लो हमारे पास दो त्रिभुज है, इसी तरह से ले लेते हैं, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर। तो इसमें मान लो कोण बी का संगत कोण कौन सा हमारा कोण है? क्यू। दूसरा हम ले लेते हैं कोण ए, कोण ए का संगत कौन सा कोण? पी। तो कोण बी अगर वो कोण क्यू के बराबर, कोण ए कोण पी के बराबर और एक भुजा मान लो बी सी भुजा बराबर किसके? क्यू आर के। तो ए एस ए सर्वांग समता नियम के अनुसार भी हमारी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम होंगी। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा आर एच एस सर्वांग समता नियम। आर एच एस सर्वांग समता नियम है, ये है समकोण त्रिभुज पर। ये नियम जो है ये केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। इसमें देखो जैसे मान लो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, जहां भी समकोण होगा त्रिभुज में 90 डिग्री का, उसको हम ऐसे बिल्कुल सीधा इस तरह से दिखाएंगे। जैसे मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी
और ये है पी क्यू आर। इसमें कोण बी 90 डिग्री का यानी समकोण है, इसमें कोण क्यू 90 डिग्री का यानी समकोण है। अब आर एच एस सर्वांग समता नियम के अनुसार हम इन दो त्रिभुजों में क्या देखते हैं कि देखो, जैसे इसमें समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। कर्ण के अतिरिक्त अर्थात कर्ण तो समान होगा ही, कर्ण के अतिरिक्त दो भुजाएं यानी एक लंब और एक आधार, ये बराबर होनी चाहिए। अर्थात देखो, इसमें AC कर्ण है, इसमें PR है, ये तो होगा ही बराबर। अब इसमें जैसे ये AB का संगत लंब इसमें होगा PQ और BC का संगत लंब आधार इसमें होगा QR, यानी AB किसके बराबर होना चाहिए, PQ के, और BC किसके बराबर होना चाहिए, QR के। और B जो है कोण समकोण, इसमें Q, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों हमारी समकोण त्रिभुज हैं। तो RHS सर्वांग समता नियम के अनुसार समकोण त्रिभुज में यानी दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण के अतिरिक्त दो भुजाओं यानी लंब और आधार में से दो भुजाएं समान होनी चाहिए। तो RHS सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ये थे आपके सर्वांग समता के त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।